हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इसी के अंदर एक सब टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म का पूरा नॉलेज हो सके, आप चाहते हैं कि आपको मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट पूरी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, यूरिन फॉर्मेशन और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, तो आपको अगर ये सभी टॉपिक अच्छे से आते हैं, आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है, तो आप डेफिनेटली आज के इस लेक्चर में वो सब कुछ समझ पाएंगे जो आपको समझना जरूरी है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स की मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप वहां पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर आपको आज के इस लेक्चर को देखना है। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स पर बेस्ड ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बिना आप मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट या काउंटर करंट मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और हम सभी जानते हैं कि हमारी किडनी को हम दो जोन में डिवाइड कर देते हैं। एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेड्यूला होता है। नेफ्रॉन की लोकेशन हमारी किडनी में कैसी है, कहां पर है, ये आपको ऑलरेडी पता है। नेफ्रॉन में आप जानते हैं ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, जिसको आप एक साथ माल्फिगियन बॉडी कहते हैं, इसकी लोकेशन किडनी में कॉर्टेक्स रीजन में होती है। पीसीटी भी कॉर्टेक्स में होता है, ये आपका बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी है, ये पार्ट आपका डीसीटी है, और दिस इज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सभी के सभी जो सेगमेंट्स हैं नेफ्रॉन में, वो कहां पर होते हैं? कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। जबकि हमने पढ़ा हुआ है कि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले डीपली रन करता है मेड्यूला रीजन में, और कलेक्टिंग डक्ट का भी जो निचला हिस्सा होता है वो मेड्यूलरी रीजन में फैला होता है। तो जक्स्टा मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जिनका लूप ऑफ हैनले काफी लॉन्ग होता है, उनमें तो स्पेशली ये कहा जाता है कि लूप ऑफ हैनले काफी डीपली रन करता है मेड्यूला में। तो मेड्यूलरी रीजन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेड्यूला का जो बाहरी हिस्सा है उसको आप कहेंगे आउटर मेड्यूला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मेड्यूला का जो निचला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, उसको आप कह सकते हैं इनर मेड्यूला। यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि प्रीवियस लेक्चर में द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन को कैरिड आउट करता है, और ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन इफेक्टिवली हो सके, एफिशिएंटली हो सके, इसके लिए ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनमें ब्लड का प्रेशर हम 60 mmHg मेंटेन करते हैं, जबकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो 10 mmHg मेंटेन किया जाता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, और इस प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है 125 ml पर मिनट के GFR से, और हमारी दोनों किडनीज में प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन नेफ्रॉन की हेल्प से हम एक दिन में टोटल 180 लीटर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां तक की कहानी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई है कि हम 2 मिलियन नेफ्रॉन की हेल्प से, जो हमारी दोनों किडनीज में है, 125 ml पर मिनट के GFR से एक दिन में टोटल 180 लीटर फिल्ट्रेट को फॉर्म करते हैं। आपको यह भी पता है कि यह पूरा का पूरा फिल्ट्रेट जो है वो यूरिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 99% अमाउंट जो फिल्ट्रेट का है उसको रीनल ट्यूब्यूल के वेरियस सेगमेंट्स के थ्रू रीएब्सॉर्ब करा दिया जाता है। अब आपको यह जानना होगा कि हमारे नेफ्रॉन में कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जो अनकंडीशनली रीएब्सॉर्प्शन करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, और हमारे नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल में वो कौन से सेगमेंट हैं जो कंडीशनली रीएब्सॉर्प्शन करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, पीसीटी और लूप ऑफ हैनले के थ्रू जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वो अनकंडीशनल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन? तो आपको यह भी मैं बता देता हूं। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो या आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो,
आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो या कम हो या नॉर्मल हो, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो कम हो या नॉर्मल हो, हर एक कंडीशन में आपकी किडनी अपने फंक्शनिंग को ऑटो रेगुलेट करती है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ एडीएच, विद द हेल्प ऑफ एएनएफ। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। आपकी किडनी यही चाहती है कि वो 180 लीटर फिल्ट्रेट को फॉर्म करे, और इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा ही, चाहे आपके ब्लड को वाटर की जरूरत ज्यादा हो या कम। फॉर एग्जाम्पल आपके पीसीटी से अप्रोक्सीमेट 70 to 80% वाटर और आयंस का यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन होगा ही। क्लियर? जो भी फिल्ट्रेट रन करेगा पीसीटी में से, उसमें से 70 to 80% वाटर और आयंस जो होगा वो रीअब्सॉर्ब होकर कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। सिमिलरली आपका लूप ऑफ हैनले भी आपके फिल्ट्रेट में प्रेजेंट अप्रोक्सीमेट 50% वाटर को अपनी डिसेंडिंग लिम्ब से क्या करता है? रीअब्सॉर्ब कराता है। और उसी प्रकार से लूप ऑफ हैनले की एसेंडिंग लिम्ब से अप्रोक्सीमेट 20% जो फिल्ट्रेट में बचे हुए आयंस हैं वो रीअब्सॉर्ब होकर कहां जाते हैं? ब्लड में। तो पीसीटी और लूप ऑफ हैनले से रीअब्सॉर्प्शन अनकंडीशनल होगा ही, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन जो है वो होना ही है, चाहे आपकी बॉडी में वाटर कम हो यानी कि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो, या वाटर ज्यादा हो या प्रॉपर हो यानी कि आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है और ये कहां से होता है? तो याद रखिए डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कंडीशनल होता है। और लिटरली अगर मैं कहूं तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगी या डाइल्यूटेड होगी। आप कैसी यूरिन को रिलीज करेंगे? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड? ये डिपेंड भी डायरेक्टली किस पर करता है? डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, आपके ब्लड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर है, आपकी ब्लड वॉल्यूम प्रॉपरली मेंटेन है, तो उस कंडीशन में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, कम अमाउंट में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा। ऐसी कंडीशन में आप डाइल्यूटेड यूरिन को रिलीज करेंगे। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, तब आपके कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं जैसे कि एडीएच, और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कराते हैं? रीअब्सॉर्ब कराते हैं, ताकि आपकी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट या मेंटेन किया जा सके। तो अल्टीमेटली आप कंसेप्ट समझ चुके हैं कि कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहां से हो रहा है और इसका मतलब क्या है, अनकंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहां से हो रहा है और इसका मतलब क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम टॉपिक स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, तो इस टॉपिक के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होता है। पहला कंसेप्ट फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हम कैसे और कब डाइल्यूटेड यूरिन को फॉर्म करते हैं, किन कंडीशंस में और कैसे हम डाइल्यूटेड यूरिन को फॉर्म करते हैं। सेकंड चीज हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कि कैसे और कब किन कंडीशंस में हम कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और उसको अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपके किडनी के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ये सभी चीजें आपको पढ़ना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन की। हम देखेंगे कि हम डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन कब करते हैं और कैसे करते हैं। पहली चीज तो यूरिन को डाइल्यूटेड कहा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अगर मैं कह रहा हूं कि यूरिन डाइल्यूटेड है तो किसके कंपैरिजन में डाइल्यूटेड कही जा रही है? आपके ब्लड में जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में, या आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है जो ल्यूमेन ऑफ बोमन कैप्सूल में पहुंचा है ब्लड के फिल्ट्रेशन से, उसके कंपैरिजन में। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड का कंसंट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है वो 300 मिली ऑस्मोल होता है। अगर उसके कंपैरिजन में आपकी यूरिन में आयनिक कंसंट्रेशन बहुत कम है तो ऐसी यूरिन को आप क्या कहेंगे? डाइल्यूटेड यूरिन। तो ये तो कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि डाइल्यूटेड यूरिन किसके रेफरेंस में, किसके कंपैरिजन में डाइल्यूटेड कही जा रही है? तो ब्लड के या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के कंपैरिजन में। अब हम फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन कब और कैसे करेंगे? तो कंसीडर करना है अगर आपने अपनी बॉडी में टू मच अमाउंट ऑफ वाटर
पी रखा है, यानी कि व्हेन यू ड्रिंक टू मच वाटर, आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम कर लिया है, आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, पूरी तरह से हाइड्रेटेड है आपकी बॉडी, तो ऐसी कंडीशन में हम सभी जानते हैं हमारी जो ब्लड की वॉल्यूम होगी वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को पिया है, जरूरत से ज्यादा पानी पिया है या जितनी जरूरत है उतना पानी पिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ब्लड की जो वॉल्यूम है वो प्रॉपरली क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ब्लड की वॉल्यूम अगर प्रॉपरली मेंटेन रहेगी तो हम जानते हैं कि एडीएच जो है वो एक्ट नहीं करेगा डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। एडीएच क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो डाईयूरेसिस को प्रिवेंट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट है वाटर का, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, आपकी ब्लड वॉल्यूम प्रॉपरली मेंटेन चल रही है, तो आपकी बॉडी में एडीएच सीक्रेट नहीं होगा। और एडीएच अगर आपकी बॉडी में सीक्रेट नहीं होगा तो ये एक्ट नहीं करेगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, आपकी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन है, तो ऐसी कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन भी आपकी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में बनता है, और कम अमाउंट में बनने की वजह से एल्डोस्टेरॉन्स के थ्रू भी आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना के बराबर कराया जाएगा। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर को कंज्यूम किया है, आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, तो एडीएच आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने मिलेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि डीसीटी से बहुत कम अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, या तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत कम अमाउंट में आपकी बॉडी से आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हम ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा वॉल्यूम यूरिन की प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यूरिन में वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसी कंडीशन में आपकी यूरिन आपके ब्लड कंसंट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के आयनिक कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में 4 टाइम मोर डाइल्यूटेड होगी, और ऐसी यूरिन को आप क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक यूरिन। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, और इसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग का कंसेप्ट पूरी तरह से लगा हुआ है। फिर से एक बार समझा देता हूं, अगर आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड है, तो आपकी ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगी। अगर आपकी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगी तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में एडीएच का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एडीएच जो है वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर एक्ट नहीं करेगा। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली सोडियम की होम्योस्टैसिस को बॉडी में रेगुलेट या मेंटेन करता है, पर हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डोस्टेरॉन भी डीसीटी से और सीडी से यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कराने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहां पर एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, एडीएच का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ना के बराबर होगा। मोर अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन में आ जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, और यूरिन ब्लड के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में 4 टाइम ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगी, और ऐसी यूरिन को आप क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। अब क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपकी बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी से जो वाटर का अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा है वो आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस में और कैसे हम कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यूरिन को कंसंट्रेटेड किसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो यूरिन को अगर कंसंट्रेटेड यूरिन कहा जा रहा है तो किसके कंपैरिजन में, ब्लड के आयनिक कंसंट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के आयनिक कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में अगर यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो आप ऐसी यूरिन को क्या मानेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन। पहली चीज, कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन हम किन कंडीशन में और कैसे करेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में कंज्यूम किया है, व्हेन यू ड्रिंक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपकी बॉडी ऐसी कंडीशन में क्या हो सकती है, डिहाइड्रेटेड हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में वाटर की क्या हो जाएगी, कमी। और अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी होगी तो ऑब्वियसली आपकी ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी होगी तो आपकी ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर हमारी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो एडीएच जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में एल्डोस्टेरॉन जो है वो भी हमारी बॉडी में अपने इफेक्ट को शो करेगा। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली हमारी बॉडी में कब बनता है, तो आपने JGA रास के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें एल्डोस्टेरॉन का प्रोडक्शन होता है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है,
एंजियोटेंसिन 2 करता है, ये आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है तो आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, एडीएच का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में आपकी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से मोर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा, क्योंकि आपकी ब्लड में वाटर की कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वाटर का रीअब्सॉर्ब होकर कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा, एडीएच की इफेक्ट की वजह से। और साथ में सोडियम आयंस भी जो है फिल्ट्रेट में वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होकर कहां जाएंगे, ब्लड में, एल्डोस्टेरोन के एक्शन की वजह से। और इस तरीके से हमारी बॉडी अपने ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं अगर डीसीटी से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा तो यूरिन में वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। और ऐसी कंडीशन में हमारी जो यूरिन होगी वो हमारे ब्लड या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के आयनिक कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी, और ऐसी यूरिन को आप क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक यूरिन। तो 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन होने का मतलब होगा, जनरली हमारी यूरिन में आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में अगर हम बात करें तो आयनिक कंसंट्रेशन क्या होता है, 300। तो ब्लड के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड होने का मतलब क्या हुआ, 300 इंटू 4 यानी कि 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर आयनिक कंसंट्रेशन होगा हमारी यूरिन में। क्लियर हो गई बात। तो किन कंडीशन में आप डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे, किन कंडीशन में आप कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे और कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट आपको समझ में। तो अब हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, और काउंटर करंट मैकेनिज्म को अगर आपको समझना है तो यहां से अब आपको लेक्चर को बहुत ही सिंसियरली और केयरफुली सुनना होगा। अब जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। तो काउंटर करंट का मतलब आपको समझा देता हूं। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होगा मैकेनिज्म ऑफ अपोजिट फ्लो। एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें 2 ट्यूब्स हैं और उनमें फ्लूइड का अगर फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो आप टर्म यूज कर सकते हैं काउंटर करंट। क्लियर। आपकी किडनी में 3 साइट्स हैं, आपकी किडनी में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर काउंटर करंट आपको देखने को मिलेगा। याद रखिए, देयर आर 3 काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमारी किडनी में कितनी काउंटर करंट आपको देखने को मैकेनिज्म देखने को मिलेंगी, 3 डिफरेंट साइट पर देखने को मिलेंगी। पहली साइट कौन सी है, इसको समझाने से पहले हम सबसे पहले एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। आपको जो डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंदर वाली जो आपको ट्यूब दिख रही है, हेयरपिन ट्यूब, ये है लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले में 2 लिम्ब होती हैं। जो राइट साइड पर आपको लिम्ब दिख रही है इसको आप डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट रन करता है डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर। और जो लेफ्ट साइड पर आपको लिम्ब दिख रही है लूप ऑफ हैनले की, जिसको मैं पॉइंटर से आपको दिखा रहा हूं, इसको आप कहेंगे एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेस लूप, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट रन करता है अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर। तो लूप ऑफ हैनले की दोनों लिम्ब्स के बारे में आप जानते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, क्लियर, और ये एसेंडिंग लिम्ब है। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि लूप ऑफ हैनले के अराउंड जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी होती है उसको आप स्पेसिफिक नाम देते हैं, डेट इज वासा रेक्टा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, वासा रेक्टा। कैसे डिफाइन करेंगे, लूप ऑफ हैनले के अराउंड जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी होती है उसको आप वासा रेक्टा कहते हैं, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और याद रखिए कि लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा दोनों में जो फ्लो होगा फ्लूइड का, वो आपको देखना है, समझना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लूप ऑफ हैनले की। लूप ऑफ हैनले में आप देखेंगे कि जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का, लूप ऑफ हैनले में जो फिल्ट्रेट का फ्लो होगा वो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर फिल्ट्रेट जो है वो फ्लो करेगा। जबकि जो हैनले की या लूप ऑफ हैनले की एसेंडिंग लिम्ब है उसमें फिल्ट्रेट का फ्लो कैसा होगा, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर। तो पहला काउंटर करंट आपको समझ में आ चुका होगा। लूप ऑफ हैनले की दोनों लिम्ब्स के बीच काउंटर करंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि लूप ऑफ हैनले की डिसेंडिंग लिम्ब और एसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की ओर, एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर। तो पहला काउंटर करंट आपको देखने को मिलेगा बिटवीन लिम्ब्स ऑफ हैनलेस लूप, जिसमें कि फिल्ट्रेट का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक पहला काउंटर करंट आपको कहां देखने को मिल रहा है, बिटवीन 2 लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले।
अब दूसरा काउंटर करंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हैनलेस लूप के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसको आपने नाम दिया वासा रेक्टा। एक चीज आपने याद रख ली, वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो जो है वो कैसे होता है, तो देखिए जो लेफ्ट साइड पर आपको वासा रेक्टा दिख रही है इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि नीचे की ओर इस तरीके से। जबकि राइट साइड पर जो आपको वासा रेक्टा दिख रही है उसमें ब्लड का फ्लो जो होगा वो अपवर्ड होगा, यानी कि ऊपर की ओर इस तरीके से। तो वासा रेक्टा को भी हम दो लिम्ब में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जिस लिम्ब में ब्लड का फ्लो नीचे की ओर डाउनवर्ड हो रहा है उसको मैं क्या कह सकता हूं, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और जिस लिम्ब में वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर हो रहा है उसको मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, एसेंडिंग लिम्ब। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा की भी दो लिम्ब होती हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे लूप ऑफ हैनले की दो लिम्ब होती हैं, डिसेंडिंग और एसेंडिंग, ऐसे ही वासा रेक्टा की भी दो लिम्ब होती हैं। एक डिसेंडिंग लिम्ब जिसमें ब्लड का फ्लो नीचे की ओर हो रहा है यानी कि लेफ्ट वाली, और एसेंडिंग लिम्ब जिसमें कि ब्लड का फ्लो अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली या राइट वाली जो आपको दिख रही है। अब मैं ये मिटा देता हूं। अब हमें क्या समझना है, देखिए जिस तरीके से लूप ऑफ हैनले की दोनों लिम्ब्स में फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक उसी तरीके से वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो भी दोनों लिम्ब्स में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए इस लिम्ब में डाउनवर्ड, तो इस लिम्ब में आपको दिख रहा है अपवर्ड। तो दूसरा काउंटर करंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बिटवीन टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा। बिटवीन टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा की दोनों लिम्ब्स में भी ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये दूसरा काउंटर करंट हो गया। देखिए ये दूसरा काउंटर करंट हो गया बिटवीन टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा। ये पहला काउंटर करंट हो गया बिटवीन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अब तीसरा काउंटर करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में जो फ्लूइड का फ्लो है वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जांपल लूप ऑफ हैनले की एसेंडिंग लिम्ब, ये है लूप ऑफ हैनले की एसेंडिंग लिम्ब, इसमें फिल्ट्रेट का फ्लो, और वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें ब्लड का फ्लो अगर हम देखें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाली, और वासा रेक्टा की जो एसेंडिंग लिम्ब है ये वाली, इसमें भी अगर आप फ्लो देखेंगे फ्लूइड का तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट का फ्लो और वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये तीसरा काउंटर करंट आपको देखने को मिलेगा बिटवीन लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर थर्ड काउंटर करंट। तो थ्री डिफरेंट साइड पर आपको काउंटर करंट देखने को मिलेगा। पहला बिटवीन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, दूसरा बिटवीन टू लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा, तीसरा बिटवीन हैनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, इससे ऐसी कौन सी किडनी फंक्शनिंग है जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, फ्लो ऑफ अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड या अपोजिट फ्लो की जो मैकेनिज्म है वही काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जिसमें फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या फायदा होता है, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी किडनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए कि जो तीसरा काउंटर करंट आपने पढ़ा हुआ है बिटवीन हैनलेस लूप एंड वासा रेक्टा, लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वजह से, ध्यान से सुनना है हमें, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैनले के बीच में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी किडनी के मेड्यूला रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो हायर ऑस्मोलैरिटी है, हायर आयनिक कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम मेड्यूला में, इनर मेड्यूला के डायरेक्शन में जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 300 टू 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इस हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, हायर आयनिक कंसंट्रेशन को मेड्यूला इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन करने के लिए हैनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच की जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपको लेक्चर के एंड में समझ में आ जाएगा।
पर फिलहाल आपको इस सेंटेंस को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। ये किडनी में क्या है, मेड्यूलरी पिरामिड, नीचे आपको जो दिख रहा है ये प्रोजेक्शन क्या है, कैलिक्स। यहां पर ये क्या होगा, रीनल पेल्विस। ये सब हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि मेड्यूलरी पिरामिड किडनी के मेड्यूलर रीजन में होता है, और मेड्यूलर रीजन में जब आप नीचे की ओर जाते हैं इस तरीके से इनर मेड्यूला के डायरेक्शन में, कैलिक्स के डायरेक्शन में, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो यहां पर होगा उसका आयनिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। 300, 400, 500, 600, 900, 1000, और सबसे नीचे जहां पर लूप ऑफ हेनले का लूप प्रेजेंट होगा वहां पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है कि इनर मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, तो आपका आंसर होगा इनर मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन जो मेंटेन किया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और मेड्यूला रीजन में इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किसकी सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, तो आप कहेंगे हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच काउंटर करंट की। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम सभी एनिमल्स जो मैमल्स में आते हैं उन सभी में यह एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूरिन को कंसंट्रेट करने का मेन वर्क जो है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारी यूरिन कंसंट्रेटेड होगी, अगर कम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा तो यूरिन कम कंसंट्रेटेड होगी, यानी कि डाइल्यूटेड हो जाएगी। लेकिन यूरिन को कंसंट्रेट करने में एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल हेनलेस लूप और वासा रेक्टा का भी होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच की काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से कहीं ना कहीं यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में हम एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अब हमें यह जानना है कि आखिर लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा और उसके बीच की जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसकी हेल्प से हम यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे करते हैं। तो आपको एक फ्लो डायग्राम में यहां पर बताने वाला हूं। काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले और वासा के रेक्टा के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का फ्लो और वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी वजह से हमें यह फायदा मिलता है कि किडनी के मेड्यूला रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हायर ऑस्मोलैरिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं 300 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर आपकी किडनी के मेड्यूला में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की या मेड्यूलरी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को हम मेंटेन रखेंगे तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि लूप ऑफ हेनले जो है उससे वाटर और आयन का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस फ्रॉम लूप ऑफ हेनले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लूप ऑफ हेनले से अनकंडीशनली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब, और 15% फिल्ट्रेट में प्रेजेंट वाटर जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब। आप जानते हैं ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होती है वाटर के लिए, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करता जाता है आप देखते हैं फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, और फिल्ट्रेट में से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कितना होगा ये डिपेंड करेगा लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी पर, जो आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी सी देर बाद। हम जानते हैं कि एसेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट ऊपर की ओर रन करता है तो एसेंडिंग लिम्ब की मेम्ब्रेन जो है वो आयंस के लिए परमिएबल होती है, और यहां से रीअब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन एटसेट्रा। तो अप्रोक्सीमेट फिल्ट्रेट में प्रेजेंट 15% वाटर और 25% आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं अनकंडीशनली लूप ऑफ हेनले के थ्रू, जिससे कि हम जानते हैं कि जब फिल्ट्रेट डिस्टल ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी में पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा क्या हो चुका होगा, डाइल्यूट हो चुका होगा। नॉर्मल प्रोसेस है ये। लूप ऑफ हेनले में वाटर का और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो फिल्ट्रेट जब डीसीटी में पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट में आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। और जब फिल्ट्रेट में आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूटेड होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि डीसीटी की मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं
वो सेंस करेंगी लेस आयन कंसंट्रेशन को फिल्ट्रेट में, जिससे JGA रास ऑपरेट या एक्टिवेटेड हो जाएगा हमारी बॉडी में। ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेटेड कर देगा एल्डोस्टेरोन को, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड कर देगा ADH को, जिसकी वजह से DCT और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, और इस वजह से हम यूरिन को कंसंट्रेटेड कर पाएंगे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोचिए अगर लूप ऑफ हैनले अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे। अगर लूप ऑफ हैनले अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए अगर मेड्यूला में, किडनी के मेडुला में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी हायर ऑस्मोलैरिटी को हम मेंटेन ना करें, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारी यूरिन क्यों कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगी। कंसेप्ट से हटना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में। हालांकि यूरिन का कंसंट्रेटेड होना डायरेक्टली डिपेंड किस पर करता है, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर अगर सोचिए कि लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा नहीं होगा तो यूरिन क्यों कंसंट्रेटेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका रोल है तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं होंगे तो यूरिन का कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाएगा। तो आप कंसीडर कीजिए कि अगर लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होगी तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हायर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर ये मेंटेन नहीं हो पाएगी तो लूप ऑफ हैनले से वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा जैसे कि होता है। उस कंडीशन में DCT में जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट में आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। फिल्ट्रेट में आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर ADH एक्ट नहीं करेगा। इन सच कंडीशन हम देखेंगे कि हमारी DCT और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगा, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगा, जबकि फिल्ट्रेट में आयन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में जो यूरिन हम एक्सक्रीट करेंगे वो कंसंट्रेटेड नहीं होगी, बल्कि उसमें हम बहुत सारे एसेंशियल आयंस को क्या कर देंगे, अपनी बॉडी के बाहर लॉस कर देंगे एक्सक्रीट करके। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी किडनी के मेड्यूला पोर्शन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को हायर मेंटेन करें, और अगर ये हायर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी तो हैनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच काउंटर करंट की वजह से हम अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर पाएंगे। दैट इज द रीजन कि आपकी NCERT में ये लिखा हुआ है कि हैनलेस लूप और वासा रेक्टा यूरिन को कंसंट्रेट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, अब हम आगे बात करेंगे कि लूप ऑफ हैनले और वासा रेक्टा के बीच जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इससे किडनी के मेड्यूला रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को या हायर ऑस्मोलैरिटी को, हायर आयनिक कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है। NCERT में एक डायग्राम दिया गया है और उसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं आपको समझाने वाला हूं, और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरीके से लूप ऑफ हैनले एंड वासा रेक्टा के बीच का काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी की मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हायर ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं ये लूप ऑफ हैनले है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये PCT है, ये बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के अंदर आप जानते हैं कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिनको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये आपका DCT है और ये स्ट्रेट ट्यूब हम सभी जानते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि लूप ऑफ हैनले के अराउंड जो एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है उसको आप वासा रेक्टा कहते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की एक ट्यूब दिख रही है ये वासा रेक्टा है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। अंदर जो येलोइश कलर की आपको हेयर पिन लाइक ट्यूब दिख रही है ये लूप ऑफ हैनले जिसमें फिल्ट्रेट फ्लो करेगा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स है जिसमें कि DCT प्रेजेंट होगा, इनिशियल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होगा, PCT होगा, बोमन कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुलस होगा। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि लूप ऑफ हैनले डीपली एक्सटेंडेड होता है, रन करता है मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी में, और मेडुला का जो आउटर पोर्शन उसको आउटर मेडुला कह सकते हो और इनर पोर्शन को इनर मेडुला कहा जा सकता है। लूप ऑफ हैनले इनर मेडुला और आउटर मेडुला में लोकलाइज्ड है। कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पोर्शन अगर हम छोड़ दें तो बाकी का पार्ट जो है वो मेडुला में नीचे की ओर रन करता है। यहां तक का आपको डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो एसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हैनले की जो एसेंडिंग लिम्ब है, इसमें हम जानते हैं कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है
वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है लेकिन आयंस के लिए परमिएबिलिटी शो करती है। एसेंडिंग लिम्ब की मेम्ब्रेन से आयंस तो परमिएबिलिटी शो करते हैं ना, आयंस तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन वाटर जो है वो बाहर ट्रांसपोर्टेड नहीं हो सकता। हम ये भी जानते हैं कि एसेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट ऊपर की ओर रन करता है तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि एसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है उसका जो थिक पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो है उसको आप थिक पोर्शन कहते हैं, इस थिक पोर्शन से पैसिवली भी सोडियम आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, एक्टिवली भी होते हैं और पैसिवली भी होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कुछ सोडियम आयंस एक्टिवली भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं फ्रॉम एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट हमें समझना है, सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि आपको कंसीडर्ड करना है कि जब फिल्ट्रेट यहां पर होगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन क्या होगा, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। और जब फिल्ट्रेट एसेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर रन करेगा और यहां तक पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन क्या मान लीजिए आप, 1000 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो फिल्ट्रेट जैसे ही यहां से यहां तक रन किया, फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस ट्रांसपोर्टेड होकर कहां आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो फिल्ट्रेट में से आयंस जो हैं सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस वो ट्रांसपोर्टेड हो गए और कहां पर आ गए, बाहर आ गए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इस वजह से फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर क्या हो गया, 1000। अब कितना अमाउंट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन फिल्ट्रेट में से ट्रांसपोर्टेड होकर बाहर आएंगे, तो ये डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड इस पर करेगा कि जब फिल्ट्रेट यहां पर पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जब तक यहां पर प्रेजेंट, सराउंडिंगली प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आयनिक कंसंट्रेशन की इक्वल ना हो जाए, तब तक सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते रहेंगे फिल्ट्रेट से बाहर, यानी कि एसेंडिंग लिम्ब से बाहर। तो फिल्ट्रेट जब यहां से यहां तक पहुंचा तो आयनिक कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया, क्योंकि फिल्ट्रेट में प्रेजेंट सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस ट्रांसपोर्टेड होकर कहां पहुंच गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक इसी तरीके से जब फिल्ट्रेट और ऊपर रन करेगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन और रिड्यूस हो जाएगा और फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोरीन आयंस क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेड होकर बाहर आ जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इसी तरीके से जब फिल्ट्रेट और ऊपर रन करेगा तो आयनिक कंसंट्रेशन 500 हो जाएगा, और ऊपर रन करेगा तो 300 हो जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेट में से आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। वाटर नहीं आ सकता क्योंकि वाटर के लिए परमिबिलिटी ही नहीं है। अब हम जानते हैं कि कुछ सोडियम आयंस का फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली भी होता है, और थिक सेगमेंट जो है एसेंडिंग लिम्ब का वो कुछ अमाउंट सोडियम आयंस का एक्टिवली भी ट्रांसपोर्टेड करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। दैट इज द रीजन कि जब एसेंडिंग लिम्ब के ऊपर अपर साइड पर फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से भी कम हो जाएगा, जो हो सकता है 100 to 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। एनसीईआरटी की बात करें तो 200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, और अगर मैं अदर रेफरेंस बुक की बात करूं तो ये 100 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक जा सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन यहां पर यह पैदा होता है कि जब फिल्ट्रेट एसेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले की एसेंडिंग लिम्ब में अपवर्ड रन करेगा तो NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन आयंस क्या होंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्टेड होंगे, जिसकी वजह से ही तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होता जा रहा है। तो इन सोडियम और क्लोरीन आयंस के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने की वजह से क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी अफेक्टेड नहीं होगी? तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। एसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की, उसके अराउंड जो वासा रेक्टा होती है उसको आप क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा में जब ब्लड फ्लो करेगा डाउनवर्ड, हम जानते हैं कि इसमें ब्लड का फ्लो क्या होगा, डाउनवर्ड, तो ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन पहले क्या होगा, 300, और जैसे ही ये वासा रेक्टा में थोड़ा सा नीचे की ओर रन करेगा ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 500 मिलीऑस्मोल पर लीटर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो एसेंडिंग लिम्ब से सोडियम और क्लोरीन आयंस ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए हैं, वो ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे या एक्सचेंज हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे वासा रेक्टा में। दैट इज द रीजन कि वासा रेक्टा में जब ब्लड का फ्लो नीचे की ओर होगा तो आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पर आयनिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का रिड्यूस हो रहा है
क्योंकि आयंस ट्रांसपोर्टेड होकर कहां आ रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वही आयंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सचेंज होकर कहां जा रहा है, वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, जिससे कि वासा रेक्टा में जब ब्लड नीचे की ओर फ्लो करेगा तो उसका आयनिक कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज, कुछ इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं यहां पर कि सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस का फिल्ट्रेट से ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने पर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि वो मेंटेन बना रहेगा, क्योंकि ये सोडियम और क्लोरीन आयंस जो हैं वो एंटर कर जाएंगे वासा रेक्टा में। और यही कारण है कि एसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की, उसमें फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा जब वो अपवर्ड रन करेगा, तो वासा रेक्टा में ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा तब जब ब्लड डाउनवर्ड रन करेगा। तो पहला पॉइंट यही बतलाता है जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि एसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है उससे सोडियम और क्लोरीन आयन ट्रांसपोर्टेड होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सचेंज होकर कहां जाते हैं, वासा रेक्टा में। इस वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को हम एक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम। दूसरे पॉइंट में हमें देखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले की ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, जिसमें फिल्ट्रेट डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर रन करेगा, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की ओर रन करेगा फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, हमें मालूम है, क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, उसकी मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल है पर आयंस के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। तो हम देख सकते हैं कि जब फिल्ट्रेट एंटर करेगा डिसेंडिंग लिम्ब में तो आयनिक कंसंट्रेशन होगा 300 मिलीऑस्मोल, पर जैसे ही ये फिल्ट्रेट रन करके यहां तक पहुंचेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में तो इसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 500। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिल्ट्रेट में से वाटर क्या हो गया है, ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया है। तो फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर निकल गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, जिससे फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो गया, 500। वाटर निकल गया, आयंस जितने थे उतने ही हैं, पर इससे आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कितना वाटर यहां पर बाहर निकलेगा, तो आंसर है कि फिल्ट्रेट जब यहां पर पहुंचेगा तो फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन जब तक उतना ना हो जाए जितना कि बाहर यानी कि सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आयनिक कंसंट्रेशन है, यानी कि वो 500 है, तब तक वाटर यहां पर क्या होता रहेगा, ट्रांसपोर्टेड होता रहेगा। इसी तरीके से जब फिल्ट्रेट और नीचे रन करेगा डिसेंडिंग लिम्ब में तो आयनिक कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट का और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि और ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, बाहर ट्रांसपोर्टेड हो रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे रन करता रहेगा फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, फिल्ट्रेट का आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, फिल्ट्रेट में से वाटर जो है वो बाहर ट्रांसपोर्टेड होता जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो क्वेश्चन ये है, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्वेश्चन ये है कि वाटर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसपोर्टेड होने की वजह से क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी अफेक्टेड नहीं होगी, तो आंसर है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है उसके अराउंड जो वासा रेक्टा है उसको आप कहेंगे एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और उसमें ब्लड अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर रन करेगा। तो जैसे ही ब्लड यहां से यहां पर रन करेगा ब्लड की ऑस्मोलरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर का अमाउंट फिल्ट्रेट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया था वो एंटर किस में कर जाएगा, वासा रेक्टा में, जिससे वासा रेक्टा में प्रेजेंट ब्लड डाइल्यूटेड हो जाएगा और ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा अप टू 1000 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब वासा रेक्टा में जैसे जैसे ब्लड ऊपर की ओर रन करेगा, वासा रेक्टा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर जो है वो एंटर करेगा अंदर की ओर, और इससे ब्लड की ऑस्मोलरिटी या आयनिक कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपको यही बताता है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वासा रेक्टा की, डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले की, उससे वाटर ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है और ये वाटर एंटर कर जाएगा वासा रेक्टा में। इस वजह से ही डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट के नीचे रन करने पर आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड के ऊपर रन करने पर आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हमने अभी देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम और क्लोरीन जैसे आयंस जो हैं वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाते हैं। कितना सोडियम और कितना क्लोरीन आयंस को एंटर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा जितना फिल्ट्रेट से रिमूव हुआ है या फिल्ट्रेट से ट्रांसपोर्टेड होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया है उतना ही सोडियम क्लोराइड या
सोडियम और क्लोरीन आयंस को किस में जाना चाहिए? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। पर अगर मान लीजिए कि कभी किसी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ NaCl, मान लीजिए किसी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ NaCl अगर एंटर कर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, तो इससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी अफेक्टेड नहीं होगी। हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि अगर यहां पर कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl ब्लड में चला जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला जाता है, तो उस सोडियम को रिटर्न बैक कर दिया जाएगा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो यहां से अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर ब्लड में जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, तो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा उस सोडियम और क्लोरीन को क्या कर देगी? रिटर्न बैक कर देगी किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो यहां पर ये तीसरा पॉइंट है जिससे हम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर पाएंगे। अब आपको याद रखना है चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में यूरिया रीअब्सॉर्ब होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है। यानी कि यूरिया का कुछ अमाउंट रीअब्सॉर्ब होकर कहां आता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और ये यूरिया जो रीअब्सॉर्ब होकर आ रहा है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूरिया का कुछ अमाउंट कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को या आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। पर कई बार अगर ऐसा हो जाता है कि यूरिया का कुछ अमाउंट थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब में चला जाए, अगर धोखे से कुछ अमाउंट ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट अगर यूरिया का थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब में अगर चला भी जाता है तो हमें इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर यूरिया का कुछ अमाउंट थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है तो उसको वापस रिटर्न बैक कर दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू अगेन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो यहां पर बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी, क्योंकि अगर यूरिया को हम कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके, और अगर धोखे से कुछ अमाउंट यूरिया का थिक सेगमेंट ऑफ एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला भी जाता है तो फिल्ट्रेट जब रन करेगा इससे डीसीटी में और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट से अगेन इस यूरिया के एक्सेस अमाउंट को जो चला गया था रिटर्न बैक किसमें कर दिया जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब पांचवा पॉइंट जो है वो आपको जान लेना है जो कंक्लूड करेगा इस पूरी प्रोसेस को। यहां पर आप एक चीज गौर करेंगे कि मेड्यूलर रीजन ऑफ किडनी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हायर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए NaCl और यूरिया ग्रेडियंट कॉज कर रहे हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी मेड्यूलर रीजन में मेंटेन की जा सके, इसमें यूरिया और NaCl एक इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट कॉज कर रहे हैं। इनका कंसंट्रेशन ही मेड्यूलर रीजन में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं मेड्यूलर रीजन में, जितने भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू हो रहा है, यानी कि लूप ऑफ हेनले से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वासा रेक्टा में या कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो जितने भी कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा मेडुलर रीजन में हो रहा है, उस ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक कारण है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का स्पेशियल अरेंजमेंट। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का ये स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ही ये वेरियस सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, वाटर, यूरिया अपना ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेडुलर रीजन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और इस स्पेशल अरेंजमेंट को ही आप क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का फ्लो और वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड इट विल हेल्प टू मेंटेन हायर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा समझ में। आज के इस लेक्चर में मुझे आपको इतना ही बताना था। आगे मैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।